न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार आज तक नहीं दे सकी जवाब, क्यों किया गया हमला। शशि थरूर बोले, सफल रहा प्रतिनिधि मंडल का विदेश दौरा। पीएम मोदी आज रियासी दौरे पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार आज तक नहीं दे सकी जवाब, क्यों किया गया हमला। अलाकल सख्त के पूर्व जसबीर सिंह रोडे ने इस दिन को याद करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, आज तक सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सिखों के सबसे पवित्र स्थान पर हमला क्यों किया गया। उस वक्त सिख अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। किसी ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की थी, फिर भी हमले में ऐसा हमला हुआ जैसे दुश्मन देश पर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश विदेश से लोग आज भी उन बलिदानों को याद करते हैं और 7 समंदर पार से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जुटते हैं। रोडे ने दावा किया कि ये भावनाएं आज भी सिख समुदाय के भीतर जीवित है। खालिस्तान समर्थक नारों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसे नारे पहले भी लगाए थे और आज भी लगते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये बयान उस वक्त आया जब अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कई हिस्सों में हाई अलर्ट। आज 6 जून 2025 सारे संसार भर दियां सिख संगतां बैग नीचे रखो ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂਹਰਾ ਦਿਖਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਸਹੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ हमला किया सी। इस श्री हरमंदर साहब की अकाल तख्त साहब की सिक्खी की आन ते शान की खातर श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखों की अगवाई दे विच भाई अमरीक सिंह जी, इस तरह भाई जनरल सवेग सिंह जी, बाबा थारा सिंह जी, अनेक ही मर्जी बड़े गुरु के शहीद सिंघां ने भारती फौज का डटमा मुकाबला किया, मूँह तोड़ जवाब दिता। जिहड़े कहिंदे सी कुछ पलां दी कुछ घंटियां दी असीं सारा ऑपरेशन खत्म कर देंगे, उन्होंने मूँह की खानी पई। फिर भारत सरकार को इस गल का अज तक कोई जवाब नहीं कि सिखां दे इस बहुत ही सत्कारत इस मुकद्दस स्थान के उपर हमला क्यों किया। क्योंकि सिख तो अपनियां हकी मंगां मंग रहे सी, अपने हक मंग रहे सी। कोई उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध लड़न का कोई ऐलान नहीं सी कीता। फिर बिना कोई चैलेंज कीतियां, बिना कोई नोटिस दित्तियां, बिना कोई चेतावनी दित्तियां इस तरह का तुम जिवें दुश्मन देशों के उपर हमला करीदा आए हमला किया सी ते सारी दुनिया जानती है। इस हमले तो बाद भी श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, पर दुनिया के सच्चाई उजागर हुई। अज 7 समुद्रों तो पार तक देशों के कनेडा अमेरिका तक गुरु के सिख ये शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, बड़ी श्रद्धा की भावना मना रहे हैं। इत्थे भी मनाया जा रहा है। सारिया संगतां वख-वख जथेबंदियां हिंदुस्तान भर दे विचों सिख दूर दराडियां तो आके शहीदां नूं नमस्कार करने वास्ते आए हैं। असीं भी समूह शहीदां नूं नमस्कार करते हैं जिन्हां ने धर्म की खातर कुर्बानी की है, आपा वारिया। ਅੱਜ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। देखो ये कुछ गल्लां जिहड़ियां ये अणसिखावियां है। जथेदार साहब की नियुक्ति के उपर पंथ दीयां वड्डियां संप्रदावां ने
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਸਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਸ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शशि थरूर बोले सफल रहा प्रतिनिधि मंडल का विदेश दौरा। वॉशिंगटन डीसी के कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक अहम बयान सामने आया है। वे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के ग्रुप 5 के नेता के तौर पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है। अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए थरूर ने इस दौरे को बेहद सफल और उत्पादक बताया। उन्होंने कहा 5 दिनों वाकई बहुत सफल रहे। प्रतिनिधि मंडल के नेता के तौर पर ये कहना थोड़ा अशोभनीय हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमने खुद को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। हम जिन देशों का दौरा किया वहां सरकारी शीर्ष स्तर से लेकर मीडिया और प्रभावी भारतीय समुदाय तक हर स्तर पर प्रभावशाली मुलाकातें हुई। थरूर ने इस दौरान ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने और उनके दलों ने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि पहलगाम में जो हुआ वो क्या आवश्यक था और इसका संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया। उन्होंने कहा हमें कई देशों से समर्थन और सहानुभूति मिली। कुछ ने इसे खुले तौर पर जाहिर किया, जबकि कुछ ने निजी रूप से समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को फिर से मजबूत करने का अवसर भी प्रदान किया गया। Your 5-nation tour is almost coming to an end, and you will be leaving on Monday to India. How successful was it when it comes to India exposing Pakistan? Yeah, we still have a couple of important meetings tomorrow, including the Deputy Secretary of State. And we're seeing, in my case, I'm doing a ridiculous number of interviews tomorrow with American media. So it's going to be a very full day. In fact, I have interviews 8 or 9 already lined up, in addition to a breakfast meeting with a columnist and another conversation. So there's a lot going on still. But broadly speaking, the 5 days have been a real success. It seems immodest for me as a leader of the delegation to say that. But I believe we acquitted ourselves rather well. We had good conversations everywhere. Pretty much every country, our embassies did a very good job of arranging high-level contacts to meet highest levels of government in some countries, the top legislators dealing with these issues, think tanks, media, influential media, press, public, and of course, where possible and appropriate, the diaspora. So we really covered a lot of bases. There were long days. 16, 17, 18-hour days were not untypical. Night flights, 5 nights we spent entirely on planes and travel. But at the end of the day, 2 satisfactions. One is, I believe we got our message across about what happened in Pahalgam and about Operation Sindoor and why it was necessary. And secondly, we used the opportunity to reaffirm the importance of relations with India with each of these countries. Everywhere we went, we talked about terrorism, and we talked about our response, but also our interlocutors were keen on discussing larger issues of cooperation with India, Indian involvement in their development, their involvement in our development. It's been a terrific experience. I would say these 2 weeks have been well spent. They have been intense, but at the same time, they've been productive. In many ways, it was revealing of the fact that we had so much of support
so much of solidarity expressed. Perhaps we expected a little more resistance or a little more skepticism. We got tremendous amount of support and sympathy. Some more in private than in public, some also openly expressed. But on the whole, looking back on this, it's an excellent experience. The 8 members of the delegation are leaving feeling they have accomplished something for the nation. You met with Vice President. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज रियासी दौरे पर कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कटरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विशेष रूप से श्री माता वैष्णो देवी ईशाइन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आज कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा लौटने वाले 2 वंदे एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से स्थानीय निवासियों के साथ साथ तीर्थ यात्रा और पर्यटकों को भी एक तेज, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प मिलेगा। इन वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से क्षेत्र में यात्रा का समय घटेगा और ये कश्मीर घाटी के जम्मू क्षेत्र से बेहतर रूप से जोड़ने का एक आधुनिक प्रयास माना जा रहा है। कटरा और सियासी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला में फायरिंग, सोनू नोट्रा की मौत, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्धों से पूछताछ। हरियाणा के पंचकुला में बीती रात एक सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है जिसमें सोनू नोट्रा नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया, रात करीब 10:45 पर पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि 3 लोगों पर फायरिंग की गई थी जिसमें से 2 की पहचान सोनू नोट्रा और उनके साथी के रूप में हुई है। सोनू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति अभी खतरे से बाहर है। डीसीपी ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पुलिस इस सब की गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यह हमला आपसी रंजिश थी या गैंग वॉर का हिस्सा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी सेना की वीरता और संवेदनशीलता। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जहां एनसीसी कैंडिडेट को भारतीय सेना की वीरता पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। एनसीसी कैंडिडेट रोजे कैसर ने बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सेना को पहुंचाए गए नुकसान और स्थानीय नागरिकों को दी गई सहायता की झलक दिखाई गई। उन्होंने कहा, सेना ने न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि हमारी जनता को स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा भी प्रदान की। हमें इस पर गर्व है। हमारी सेना सीमा पर दिन रात तैनात रहकर देश की सुरक्षा करती है और अपनी जान जोखिम में डालती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय भक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावनाओं को मजबूत करना था। सेना और एनसीसी के इस समन्वय से युवाओं को भारतीय सेना के मानवीय पहलू से रूबरू होने का मौका मिला। देश की सेवा करने में लग जाते हैं तो इस दौरान भी हमें कुछ एग्जाम्पल मिला जो बिकॉज आप समझ सकते हो मिस्टर जावेद मलिक, मिस्टर शफीक अहमद,
the people of Poonch turn crisis into courage. Thank you so much. बिल्कुल थक करके ऐसे लेट जा, किसी को कुछ नहीं होएगा ये मान के, पर शरीर की फुर्ती होनी चाहिए, इतनी धीमी गति में नहीं होना पे। अच्छा चलो मैं लेट जाता हूँ, ऐसे तो नहीं करोगे? बिल्कुल करंट होना चाहिए, रहेगा करंट, और बाकियों को भी बताना। चलो गुड, शाबाश। सब बढ़िया? पहली बार फाइल की थी ना, तो थोड़ा सा डर लगा या हौसला सेट हो गया एकदम? नहीं लगेगा तो अब आपने बाकी लड़कियों को भी जाके बताना है तो थोड़ा हिम्मत रखें और अपने माँ बाप को मजबूर नहीं करना कि चलो चलो भागो यहाँ से, ठीक है? हाँ, और बाकी लड़कियों को भी बताना बिल्कुल सही। मेरा नाम कैडेट रोज कोसर है और मैं SKCGDC पुंछ से हूँ, 5J&K बटालियन से। आज हम सबको यहाँ पे नाटो ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, जहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट्री बताई गई थी जिसमें हमें ऑपरेशन सिंदूर की छोटी सी ग्लिम्पस दिखाई गई थी, जिसमें हमें देखा कि कैसे हमारे बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाया और उनके एरियाज में क्या क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और यहाँ पे भी हमें बताया गया कि क्या क्या इधर भी हमारी इंडियंस को थोड़े जो डैमेज हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे इस मुश्किल समय में इंडियन आर्मी एकजुट होके पब्लिक की उन्होंने मदद करी और उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करी। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत से स्कूल के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें सिविल सिटीजन्स भी हैं, और उन सब को ये देख के हमें एक प्राउड हुआ कि हमारी इंडियन आर्मी जो कि दिन रात हमारे लिए सरहदों पे खड़ी होके अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी परवाह करके हमारी इंडियन नेशन को सिक्योर कर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार सो रही है, पुलिस बेबस है, बोले तेजस्वी यादव। पटना से आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है। तेजस्वी ने कहा, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, हर दिन नई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस मुख्य दर्शन बनी हुई है। राज्य सरकार मानो से सो रही है जैसे उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उन्होंने पटना स्थित एम्स अस्पताल अव्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव बोले, एम्स में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, परिजन सड़कों पर बैठने को मजबूर है, ये सरकार की नाकामी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री अब बेहोशी की हालत में है और अपने पद पर बने रहने में असमर्थन है। बिहार को इस समय सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन राज्य को आज अराजकता और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। सर,
आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहते हैं? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया, और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसीएच चला सके? ना बेड मिलता है लोगों को। कल हम एम्स गए थे, एम्स में हालात जो है आप देखिएगा कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। लोग सड़कों पर जो है लेटे हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। एम्स से निकले तो लोग हमको घेरे कि भाई हमको बेड दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए। ये स्थिति बनी हुई। तो ये माफिया लोग जितने लोग हैं, बिहार सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग, जिनको जनता के पीड़ा को देखना चाहिए, तो और पीड़ा देने वाला काम ये मौजूदा सरकार जो है कर रही है। सर मेरा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार क्यों है आगे लगातार घटनाएं घट रही है, कोई फरियाद नहीं ले रहा है, मंत्री जी को महिलाओं ने घेर लिया है। देखिए मुख्यमंत्री जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में है और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रह गए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी जिस उम्र में है, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का, और 13-14 करोड़ के बिहार जिनके हाथों में है वो असुरक्षित हाथों में है। रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चलाने का काम करते हैं। जो डीके गैंग के लोग हैं, केवल वही लोग जो है सरकार जो है चला रहे। प्रधानमंत्री आपका लेटर का जवाब है, आपके लेटर का जवाब है, मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा है, जवाब दिया मुख्यमंत्री। अरे हमको तो छोड़ो ना, हमको दे ना दे, ताकि चिराग पासवान जिससे पूछे उनको दिएंगे नहीं। एक सवाल और, सर आरक्षण को लेकर आपने लिखा है और आरक्षण अगर नहीं देता है तो आंदोलन होगा। आंदोलन शुरू से ही क्या है, हम लोगों ने शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है, मामला कोर्ट में है। हम लोगों ने पहले भी सड़क सदन में इस मुद्दे को लेकर के लड़ा है, आगे जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को लड़ा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम कर रहे हैं शिक्षकों की भर्ती और ढांचों में सुधार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक के दौरान पूर्ववर्ती सरकार की शिक्षा नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, आज भी स्कूलों की हालत वैसी ही है जैसे पहले थी। बुनियादी ढांचा गिरा हुआ है और 2018 में किए गए जीर्णोद्धार का असर 2 सालों में ही खत्म हो गया। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने एक कृत्रिम शिक्षा मॉडल तैयार किया जो दिखावे का सीमित था। उन्होंने कहा कि राजधानी के हैदरपुर जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं है जहां विज्ञान पढ़ाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया, ऐसे में जो छात्र विज्ञान पढ़ना चाहते हैं वे कहाँ जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की स्थिति पर निराशा जताते हुए कहा, 11 साल के शासन में एक भी विज्ञान विद्यालय नहीं खोल पाया।
उनकी शिक्षा नीति की दिशा में स्पष्ट करता है। खेल सुविधाओं की कमी पर भी उन्होंने चिंता जताई और बताया कि उनकी सरकार स्कूलों में खेल ढांचा और शिक्षकों की भर्ती पर फोकस कर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। भारत पाक तनाव पर कांग्रेस ने मांगा जवाब। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका और रूस के दावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टता की मांग की है। रमेश का बयान तब आया जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रवक्ता यूरी उकाकोश से ये दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन ने भारत पाकिस्तान के बीच सशस्त्र शत्रुता को समाप्त करने की भूमिका निभाई थी और ये भी कहा कि ट्रंप की भागीदारी से ही ये तनाव रुका। जयराम रमेश ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री इस पर क्यों चुप है? ये हैरानी की बात है कि ट्रंप और पुतिन भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। क्या वास्तव में कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? उन्होंने कहा, हम सैन्य रणनीति पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन राजनीति निर्देश क्या थे? क्या अमेरिका की ओर से ये शर्त रखी गई थी कि अगर भारत युद्ध रोकता है तो व्यापार समझौता नहीं होगा? रमेश ने सीधा सवाल किया, क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया? क्या ये राजनीति आत्मसमर्पण था? President of the United States of America, Donald Trump, has called up Putin, and some discussion was held about Indo and Trump also. Well, we got news from Yuri Ushakov, who is the spokesperson or aide of President Putin, and he gave the news yesterday that President Trump and President Putin had a 75-minute telephone conversation on the 4th of June. And they discussed various issues. Obviously, they discussed mostly Russia-Ukraine war. But the Russian spokesperson said that they also discuss the armed hostilities between India and Pakistan, the 4-day confrontation that took place, conflict that took place. And he went on to add, they discussed these armed hostilities which had ceased because of the personal involvement of President Trump. These were these words of President Putin's spokesman. So we'd like the Prime Minister to clarify what is the truth. I mean, President Trump has claimed this. Now President Putin's spokesperson is saying this. And we are, Prime Minister is completely silent on the American role. The phone call that Mr. J.D. Vance, the US Vice President, made to him. The phone calls that the US Secretary of State, Marco Rubio, made to the External Affairs Minister. There's complete silence from the Indian side. So we'd like the Prime Minister to take the nation into confidence soon. And so, most importantly, when the two nation heads and the nations like Russia and America, and they're talking to each other and they're talking about the Indo-Pak issue. Yes. And yet the Congress party is always demanding that the Kashmir issue and this issue has been internationalized. No, it's a bilateral. See, Kashmir was an issue. It had been settled that it was a bilateral issue at the Shimla Agreement in July of 1972. Yes. There is no room for mediation. Talks will take place between the two countries when the environment is conducive to talks. Terror and talks don't go together. This has been the policy for the past many years, and that Pakistan has to take credible measures in order to show that the terror infrastructure is being dismantled. That's been the policy of governments. Although back-channel diplomacy has took place during Vajpayee's. When Mr. Vajpayee was Prime Minister, there was back-channel discussions going on, which was continued later on. But that also stopped. And Mr. Modi went to Pakistan. He flew in and met Mr. Nawaz Sharif. You remember in 2015, he invited Nawaz Sharif to his swearing in. I myself saw in Rashtrapati Bhavan, and in 2015, he dropped in unannounced. It was a spontaneous, unannounced visit of Mr. Modi to Pakistan to meet Mr. Lahoj. Mangoes and shawls and all this diplomacy took place. But it's surprising that President Trump and President Putin are speaking on India and Pakistan. And the spokesperson of President Putin is saying that the armed conflict between India and Pakistan, it was because of the personal involvement of President Trump it was stopped. So that's why we've been repeatedly demanding
This is not the first time. President Trump has claimed this 12 different occasions. He has said this in Washington, he has said this in Riyadh, he has said this in Doha, in 3 different countries. He has said it on earth, he has said it in his flight, he said it on 12 different occasions. So what is the truth? What is America's role? Did Operation Sindoor stop? Did we surrender? Did the Prime Minister surrender? That's the real issue, I mean, Operation Sindoor, we salute, we applaud. We are with the armed forces. This is a military strategy. We are not raising questions on military strategy. Our questions are political. What were the political directives given by the Prime Minister? And in this government, only the Prime Minister gives the directives because he's Sarvajnani, he knows everything. So, what are the political directives? Our question is this: was there a political surrender? Was there a surrender to America's threat that, we will say that unless you don't stop the war, your trade deal will not go through? This is what President Trump has said. So what is the truth? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 11 सालों में रेलवे ने की ऐतिहासिक प्रगति। रेलवे बोर्ड ने सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे ने कई ऐतिहासिक परियोजनाएं पूरी की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने साफ विजन है, परियोजना का शिलान्यास हो तो जल्द से जल्द उनका लोकार्पण भी होगा। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और पनम ब्रिज और USBRL जैसे प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण है। दिलीप कुमार ने बताया कि रेलवे अब सिर्फ मुख्य शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, हम आईजोन तक रेलवे लाइन बिछा चुके हैं और जल्द ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। सिक्किम प्रोजेक्ट भी प्रगति पर है। कार्य प्रयोग को जोड़ने के लिए भी अलग सुरंग का निर्माण किया गया है, जो पर्वतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। आपने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक नया पुल बनाना और रामेश्वरम को फिर से कनेक्ट करना रेल के माध्यम से। उसके बाद आप अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज का जिक्र कर रहे हैं। ये जो पूरा USBRL प्रोजेक्ट है, इसको चुनौती की तरह से लिया गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रेलवे में, क्या कहेंगे उसके बारे में? पिछले 11 सालों में रेलवे की बात करें थी तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं कंप्लीट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि परियोजना का उद्घाटन जब हो तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसी विजन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यह हमें पंबन ब्रिज में भी झलकता है और इसी की झलक USBRL प्रोजेक्ट में भी दिख रही है। हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही वहां पर भी ट्रेन परिचालन चालू होगा। इसी तरह से सिक्किम की परियोजना पर काम चल रहा है। कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा टनल बनाया है, जो कि बाद में, अभी तो T50 सबसे बड़ा रेलवे परिवहन टनल है, लेकिन जब वो टनल चालू हो जाएगा तो वह उसकी लंबाई जो है इस वाले टनल से भी 3 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम लोग एक साथ उन सारे सीमावर्ती और सुदूरवर्ती इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। इससे देश की एकता, देश की जो आपस की जो भावना है, उन सबको मजबूती मिलेगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। जो लोग सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं उनको देश के मुख्य नेटवर्क में जोड़ने में सहायता मिलेगी। उनके प्रोडक्ट भारत के हर शहर में पहुंचेंगे और भारत के हर शहरों के प्रोडक्ट जो है उनके एरिया में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसका फायदा हर देशवासी को प्राप्त होगा। सर, अगर हम इस सेक्शन खोल दिया जाएगा, इनॉग्रेशन होने वाला है थोड़ी देर में, क्या कहेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट USBRL को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण पुल हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब और दूसरा है भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है। इलेक्ट्रीफाइड यह परियोजना है जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और
कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेज और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चेनाब ब्रिज को बनाया है, जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वह अटल खड़ा रहेगा। और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलते रहती है उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। इसी तरह से अंजी ब्रिज के आसपास में जो हवाओं की रफ्तार होती है वो करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम लोगों ने उसी हिसाब से किया है। वह भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है और उसमें 96 केबल लगे हुए हैं। 849 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है अंजी खड्ड ब्रिज में। 725 मीटर की लंबाई, 331 मीटर की ऊंचाई। तो ये दोनों पुल अपने आप में काफी विशिष्ट हैं, जिसका की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉन्च के तुरंत बाद ट्रेन ने पार किया चिनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रेलवे इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो इसके बाद दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज को पार करते हुए आगे बढ़ गई। इस ट्रेन से संचालन से कटरा से लेकर कश्मीर घाटी तक के यात्रियों को न सिर्फ तेज बल्कि आरामदायक और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। ट्रेन की पहली ही यात्रा ने चिनाब नदी पर बना अद्भुत पुल पार करना तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि को दर्शाता है। चिनाब पुल, जो कि 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचाई से अधिक है और अब ये पुल वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन सेंट्रल की आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कनेक्टिविटी न केवल तीर्थ यात्राओं के लिए एक कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम साबित होगी। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच